नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो देखिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। देखो क्या क्या चीज़ें मिल जा रही हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। देखो यहाँ पे साइन 27 डिग्री है और यहाँ पे साइन 27 डिग्री है, कॉस 63 है, कॉस 63 है। तो आप इसको लिख सकते हो, साइन 27 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 63 डिग्री। जब आप 90 में से 63 डिग्री माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 27 आ जाएगा। और बटे लिख सकते हो कॉस 63 डिग्री। ठीक है, प्लस यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, कॉस 63 को रहने दो और यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 27 को सेम जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है ऐसे ही चेंज कर लो, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, तो आपका निकल कर आ जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जब चार्ट में जाएगा तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनता है, तो 90 माइनस थीटा, 0 प्लस और 90 माइनस थीटा, तो कहाँ होगा, पहले में। और सभी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक, तो इसमें जितनी भी साइन की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे साइन है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव क्या होता है, चेंज भी होता है वो वैल्यू। तो ये अपने नियरेस्ट एंगल में चेंज होते हैं। साइन का चेंज नियरेस्ट होता है कॉस में, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री ये रहेगा ही, और नीचे भी आपका साइन 90 माइनस 63 का मतलब हो जाएगा कॉस 63 डिग्री। ठीक है, ये देखो इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 2। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे एक अगला क्वेश्चन। ए बी की अपेक्षा 2 गुना कार्यकुशल है। यदि बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में समाप्त कर देता है तो ए तथा बी को एक साथ कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखो एक चीज दी गई है कि जो ए है वो बी का क्या है, 2 गुना है। इसका मतलब है कि अगर एक दिन में बी एक काम करता है तो ए एक ही दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, कार्यकुशलता मतलब उससे ज्यादा काम करता है। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए जो है एक ही दिन में 2 काम करता है। ठीक, कह रहा है बी किसी काम को अकेले 12 दिन में करते हैं तो ए कितने दिन में करेगा, जरा ये देख लीजिए। कह रहा है ए जो है किसी कार्य को अगर एक दिन में करेगा बी, तो अगर एक दिन लगाता है किसी कार्य करने को तो बी जो ए जो है वो आधा दिन ही लगाता है। इसका मतलब बी अगर किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो ए जो है वो कार्य दिनों में कर देगा। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि बी का 2 गुना ए जो है उसके बराबर है। ठीक है, मतलब ए अगर एक दिन में एक कार्य करता है तो ए एक ही दिन में 2 कार्य कर देगा। ठीक है ना, तो बी आपका 12 दिन में कार्य करता है और ए आपका 6 दिन में कार्य करता है, वही काम। ठीक है, यही चीज कह रहा था कि 2 गुना कार्यकुशल है। मतलब किसी काम को अगर वो 12 दिन में करता है तो उसका दुगुना समय, मतलब उसका आधे समय में कौन काम कर लेगा, ए कर लेगा। ठीक है, तो अब यहां से मेरा क्लियर हो गया कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में। तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना गया 12। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, क्योंकि 12 से 12 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ए का यूनिट देखा जाएगा कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो देखो 12 यूनिट काम है, 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी 1 यूनिट और 2 यूनिट मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 12 यूनिट कितने दिनों में काम करेंगे, तो 12 यूनिट बटे 3 यूनिट, तो कितना आ गया, 4 दिन। तो 4 दिनों में ये लोग
टोटल काम एक साथ मिलकर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ 20% होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाती है तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो मान लिया एमआरपी जो है हमारी वो कितना है, 100 है, ठीक। अभी क्या है, जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। तो जब कोई चीज़ पे 10% छूट दोगे, अगर उसकी एमआरपी 100 है तो वो कितने की बिकेगी, वो बिकेगी 90 की, ठीक है। और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% की। इसका मतलब देखो, समझो, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है कि अगर डिस्काउंट को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, ठीक, डिस्काउंट को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहां से आप सीपी निकाल लो पहले, ठीक है। तो देखो 90 रुपए का बेच रहे हो हमारे हिसाब से, और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मतलब जो आपकी क्रय मूल्य होगी वो हम क्या होती है, हमें हमेशा क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100 होती है। 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब कितने का बेचा आपने, 110 का बेचा, ठीक है, 110 का बेचा, ठीक है। सॉरी, 20% का लाभ होता है, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो सिंपल सी बात आप क्लियर कर लो, अगर मेरा क्रय मूल्य 100 है और 20% का मुझे लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज मैं कितने का बेच रहा हूँ, 120 का बेच रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से 120 का बेच रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस जो निकल के आई है जब मैंने एमआरपी को 100 माना था वो था 90, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90/120, ठीक है। तो अब हमें पाना है क्या, प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो 100 की वैल्यू जो होगी वो मेरी हो जाएगी, 100 से बोथ साइड इंटू कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 90/120। 0 से 0 ये मेरा कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 25 चौका 100 होता है, तो आ गया कितना, 75। 75 रुपए एक्चुअली में क्या थी, उसकी सीपी थी, ठीक है। 75 रुपए उसकी सीपी थी। अब यहाँ पे भी तो सीपी सेम ही रहेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू है आप डिस्काउंट बढ़ाओ घटाओगे लेकिन सीपी क्या होगी, अनचेंज होगी, सीपी सेम रहेगी। अब सीपी आपका 75 है, अब 20% आप डिस्काउंट दे रहे हो, एमआरपी 100 थी तो कितने की बिकी, 80 की बिकी, ठीक है। 75 वैल्यू थी, 80 की बिकी, तो कितना लाभ हुआ आपको, 5 का लाभ हुआ। सीपी कितना है, 75 है, क्योंकि कोई भी चीज़ लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये हो गया 5, 1 कम 5, 5 हम 25, ठीक है। तो ये 5 3 15 और यहाँ हो गया 5 दूना 10, तो 20/3 आ गया। 20/3%, इसको और सिंपली कर लो, 3 छके 18 और 2/3%। तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा, अगला प्रश्न बीजगणित से लिया गया है, कह रहा है x - 1/x = 2। तो एक फार्मूला होता है आपका a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। a² + b² - 2ab होता है, ठीक। हमको चाहिए a² + b², ठीक है। तो a² + b² पाने के लिए जो ये वैल्यू है उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो x/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड अब जब स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा a² क्या है, x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab दिया है तो 2 हो गया, a आपका x है, b आपका 1/x है, बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x² + 1/x² -2 = 4, -2 उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 = 2 आ जाएगा आपका x² + 1/x², दैट इज 6। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष होगा। देखो सिंपल सी बात है, कोई संख्या है, इस संख्या को क्या किया जा रहा है, 6 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो शेषफल आपका 3 आ रहा है। कह रहा है जब इसी संख्या का वर्ग कर दोगे, आप इसी संख्या का वर्ग कर दोगे और फिर भी किससे भाग दोगे, 6 से ही, तो आपका शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो देखो अगर मान लो शेषफल आपका 3 आ रहा है तो 3 प्लस कर दो किसी संख्या में 6 से,
तो 6 कम 6, ठीक है। तो आप अगर 9 से भाग दोगे तो 6 कम 6 और 3 आपका आ जाएगा शेषफल। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो फिर 81 को जब आप 6 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 6 कम 6 होता है, बचा 2 और 2 1 हो गया 21 और 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना? 18, 2 20 1 21, तो कितना बच गया? 3 बच गया। तो यहाँ पर भी मेरा क्या बच गया? 3 बच गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3 ही वापस आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी खिलाड़ी की 11 पारियों के रनों का औसत स्कोर 63 है, उसकी पहली 6 पारियों में रनों का औसत स्कोर 60 है तथा उसकी अंतिम 6 पारियों के रनों का औसत स्कोर 65 है। उसकी 6वीं पारी में कितने रन बने थे ये हमें बताना है। तो देखो औसत बराबर होता है आपका कुल रन, तो औसत पारियों का होगा, तो रन के लिए पूछ रहा तो कुल रन का योग, कुल रनों का योग, ठीक है, बटे कुल पारियां। ये सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला है। तो देखो औसत दिया है कितना? 63 दिया है, औसत 63 दिया है और कुल पारियां कितना? 11 है, पारियां 11 है। 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा करेगा तो 63 गुणे 11 बराबर आ जाएगा क्या? योग आ जाएगा कितना? 11 पारियों का, ठीक है। तो ये 11 पारियों का योग आ जाएगा। तो देखो तो ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 693 योग आ गया। 11 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए हैं? 693 रन। अब कह रहा पहली, देखो कुल मिलाकर 11 पारियां हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहली 6 पारियां 1 2 3 4 5 6, पहली 6 पारियों में उसने कितने बनाए? पहली 6 पारियों का औसत उसका 60 है, तो ये 60 है। तो इनका योग होगा, तो देखो सीधा सीधा क्या कर रहे थे? पारियों से गुणा कर दे रहे थे, योग आ जा रहा था, तो आ गया 360। तो 360 रन पहले 6 पारियों में बनाए। फिर कह रहा है अंतिम 6 पारियों में उसने कितने औसत से बनाए? उसका औसत था कितना? 65। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो अंतिम 6 पारियों में उसने 65 के हिसाब से 65 गुणे 6 कर देंगे तो सिंपल सी बात है आपका आ जाएगा 390 रन। तो अंतिम 6 पारियों में उसने 390 रन बनाए। तो देखो 2 बार कहीं ना कहीं काउंट हो गया 6वीं पारी, ठीक है। 6वीं पारी आपकी 2 बार काउंट होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इन दोनों का योग अगर टोटल में से माइनस कर देंगे, देखो टोटल कितना है? 11 पारी है, 11 में से अगर इन दोनों का योग माइनस कर देंगे, जो 2 बार काउंट हुई है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक। तो 360 प्लस 390, 360 प्लस 390, देखो 3 3 6 और 9 6 हो गया 15, तो हो गया 750। 750 माइनस कितना हो जाएगा? 750 माइनस हो जाएगा 693। तो यहाँ से आ गया आपका 7, यहाँ 4 बचा, तो 9 5 14 होता है, तो 57 हो गया। देखो 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, तो 57 रन बनाए थे उसने किस पारी में? अपनी 6वीं पारी में। 6वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे? 57 रन बनाए थे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न दिया है 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट दी गई है 20% तथा 10%, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई संख्या अगर 700 रुपए की है उसको क्या किया गया? पहले 20% का छूट दिया गया। तो कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, 20% का छूट हो जाएगा तो कितने का बिकेगा? 80 का बिकेगा, ठीक है। अब उसी संख्या को फिर से छूट दे दिया गया 10%, तो 10% की छूट देगी। कोई संख्या अपने आप में 100 होती है तो 10% की छूट हो जाएगी तो हो जाएगी वो 90, ठीक है। तो देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 9 72 और गुणे 7, तो आ जाएगा 7 दूना 14, 1 7 7 49 1 50, तो 504 रुपये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 504 रुपये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। इसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया तथा अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कुल डाले गए मतों की संख्या, तो मान लिया कि कुल डाले गए मत कितने थे? 100% थे, ठीक। अगर वो 100% है, अगर एक उम्मीदवार ने 40 पाए तो अगली उम्मीदवार ने कितने पाए होंगे?
60% मत पाए होंगे। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि जो इन दोनों का अंतर था जीत और हार का, वो कितने मतों का था? 298 मतों का था। ठीक, इनके परसेंटेज का अंतर कितना है? 20% का है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है इसके बराबर होगा, क्योंकि यही तय करेंगे हार और जीत का। अगर ये भी 50 होता, ये भी 50 होता, तो कहीं ना कहीं दोनों में आपस में बराबर हो जाता। बट 20% का जो डिफरेंस आया है वो जीत और हार का आया है, और ये बराबर दिया है 298 के, तो 20% बराबर हो जाएगा 298 के। ठीक, हमें चाहिए कुल डाले गए मतों की संख्या, अर्थात 100% चाहिए। तो 20% को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो चीज इधर करोगे वही चीज इस तरफ भी करोगे। तो 5 से गुणा अगर इस तरफ कर रहे हो, से इस तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 20% गुणे 5 बराबर हो जाएगा 298 गुणे 5। तो 20 पंचे 100% बराबर ये हो जाएगा, देखो करीब 300 के बराबर है। 3 पचे 1500, और 1500 माइनस करोगे कितना? 2, 5 दूना 10, तो 10 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका कितना? 1490। 1490 मतों क्या है? कुल मतों की संख्या है। तो 1490 मत टोटल हैं जो किसी चुनाव में डाले गए थे। अगला प्रश्न है, एक स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। तो लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो क्या दिया है? लड़के एवं लड़कियां मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 9:7। ठीक, 9:7 दिया है लड़के और लड़कियों का अनुपात। कह रहा है लड़के और लड़कियों का जो योग है वो कितना है? 256 लोग हैं। मतलब कुल मिलाकर लड़के और लड़कियां कितनी हैं? 256। तो हमें फाइंड करना है कि कुल मिलाकर लड़कियां कितनी हैं। देखो अगर आपका योग दिया है 256, तो रेशियो का भी जो योग होगा वो 256 के बराबर होगा। तो 9/7 कितना होता है? 9/7 आपका होता है 16। तो ये 16 बराबर होगा 256 के, इसलिए क्योंकि जो रेशियो का योग होगा वो क्या है? वो डिनोट करेगा कुल छात्रों की संख्या का। और यहाँ पर भी कुल छात्र जो लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं वो कितना है? 256 है। ठीक, तो 16 बराबर 256 के, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 16 के, क्योंकि 16 16 ही 256 होता है। अभी हमको पता करना है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियां कुल कितनी है? 7 है। तो 7 की वैल्यू जब हम लोग पता करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते होता है 112। तो कुल कितनी लड़कियां होती हैं? कुल लड़कियां होंगी आपकी 112। तो 112 लड़कियां आपकी निकल कर आ जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो कोई खंभा है, इस खंभे को अगर रेलगाड़ी पार करेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी दूरी ही तो पार करेगी, और इसको पार करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 सेकंड। ठीक, तो रेलगाड़ी अपनी दूरी ही जब उस खंभे को पार करने में लगाएगी तो जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। ठीक है, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका दूरी कितनी है? 150 मीटर, और समय है आपका 12 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चाल वगैरह जब देखते हैं तो वो हमेशा निकालते हैं किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए हम लोग किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। ठीक है, तो 18/5 से जब गुणा कर देंगे तो देखो ये 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 धामा। ठीक है, यहाँ से मेरा आ जाएगा कितना? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ से आ गया 18 पचे 90, और 90/2 का मतलब हो गया 45। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है। आज बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।